ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, ए बी सी की ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जो कि कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें और जिनसे ये डिटर्मिनेंट भी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो A1 B1 और C -2। अब A प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। बाकी वैल्यूज़ रखते हैं। आप A और B को 1 1 रखेंगे तो C बचेगा आपका -2 और 2 2 2 2, ये भी 2 2 -4 -4 और -4। अब आप देख सकते हैं कि पहली दो रो सेम हैं, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, 0। एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। हमें एक डिटर्मिनेंट लेनी है जो कि 2 ऑर्डर की है और एलिमेंट यूज़ करने हैं 0 एंड 1। यहाँ 0 और 1 कुछ मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि एलिमेंट कितने हैं। तो 2 एलिमेंट हमें दिए गए हैं और 2 ऑर्डर की ही डिटर्मिनेंट्स हमें बनानी है। पूछा गया है कि अगर ऐसी सभी डिटर्मिनेंट बनाई जाएं तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ठीक, तो इसे जनरलाइज करने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर की है और उसमें हमें k एलिमेंट यूज़ करने के लिए दिए गए हैं, तो जो टोटल डिटर्मिनेंट हैं, यहाँ पहले टोटल निकालेंगे, वो आपकी बनेगी k रेज टू पावर n स्क्वायर। दोबारा देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, यानी n बाई n, और जो एलिमेंट हमें यूज़ करने के लिए दिए गए हैं गिनती में वो है k। तो टोटल डिटर्मिनेंट उससे कितनी बनेगी, k n स्क्वायर। अब यहाँ जो ऑर्डर है यानी n है वो भी 2 है और जो एलिमेंट हमें दिए गए हैं उनकी गिनती भी क्या है, 2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 स्क्वायर यानी 2 रेज टू पावर 4 यानी 16। अब ये फाइनल हुआ कि जो टोटल डिटर्मिनेंट है वो क्या बनेगी, 16। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर केस देखना पड़ेगा जो यहाँ कहा गया है। यहाँ यही कहा गया है कि आपको इन सभी डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट इनकी वैल्यूज़ निकालनी है डिटर्मिनेंट की, और वो देखना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। देखिए, इसे समझने के लिए हम मान लीजिए कि एक रिजल्ट हमने लिखा 2 ऑर्डर में ABCD। रिजल्ट तो क्या, डिटर्मिनेंट है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, AD माइनस BC। अब कंडीशन ये कहती है कि ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है, एलिमेंट दिए गए हैं 0 और 1। अब इनको अगर हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। अगर 0 इंटू 0 होगा तो 0 ही होगा, 0 इंटू 1 भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम जो इनका डिटर्मिनेंट है वो 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, अगर ये 1 आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज फिर ये 0 होगा और 0 को पॉजिटिव में काउंट नहीं किया जाता। 0 ना तो नेगेटिव में आएगा ना ही पॉजिटिव में। तो सीधी सी बात है कि ये 1 आना चाहिए, क्या, AD माइनस BC। अब यहाँ जो हमारे केस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव आए तो पहला केस तो ये बनेगा कि भाई A और जो D हैं वो 1 होने चाहिए। ठीक, तभी पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई 0 हो गया तो फिर तो पॉजिटिविटी की बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, दूसरी बात ये है कि B और C में से कम एक तो 0 होना चाहिए, है ना। वन ऑफ दिस मस्ट बी 0। अब देखिए, अब अगर B और C इसमें से एक ही 0 होना चाहिए तो हम इस बात के भी केस बना सकते हैं। अब हमें ये तो फाइनल कर दिया कि A और D हमेशा क्या रहेंगे, 1। लीजिए यहाँ से हम केस बनाते हैं। मान लीजिए मैंने केस 1 बनाया जिसमें कि A को 1 लिया और D को 1 लिया। अब B क्या होगा, 0, C क्या होगा, 0। ये पहला केस मैंने लिया। अगर ये हो तो आप जानते हैं कि जो ये AD माइनस BC है ये क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया।
दूसरा केस क्या लेंगे, ए और डी तो 1 ही देंगे। मान लीजिए आपने बी 1 लिया और सी को क्या ले लिया, 0, तब भी बी और सी का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो तब भी ये कंडीशन फुलफिल होती है, ए डी 1 ही आएगा। केस थर्ड ले लेते हैं, जिसमें कि बी को 0 रख दीजिए और सी को 1 रख दीजिए, तो तब भी ये क्या आएगा, 1 ही, ए डी जो है वो 1 आएगा, बी सी क्या होगा, 0 होगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। ये 3 केस हैं जिनमें कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बाकी सब में हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी, किसी में 0 मिलेगी, किसी में माइनस मिलेगी। अगर आप बी को 1 और सी को 1 दिखेंगे तो आपको पता है 0 होगा, वो केस हम नहीं ले रहे, हमने ओनली 3 वही केस लिए हैं जिसमें आपको बी सी क्या मिलता है, 0, और ए डी क्या मिलता है, 1, इसलिए वो पॉजिटिव हुआ। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हुए, 3, और ओवरऑल केसेस कितने थे, 16। तो रेशियो आपको क्या बताता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। फिर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ ओमेगा नज़र आ रहा है पूरे क्वेश्चन में, तो कुछ कैलकुलेशन हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी यहाँ से। यहाँ बेस्ट क्या रहेगा, R1 प्लस R3 करते हैं और उसमें से R2 को माइनस करते हैं। ऐसा क्यों, आप देखिए कि जब आप R1 प्लस R3 करेंगे तो वो बीच वाले एलिमेंट के सेम बनता है, अगर उनको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ऐसे अगर आप इन दोनों को भी चेक करें, कर लीजिए, तो ये आपका 1 प्लस ओमेगा प्लस आइटा आपका कैंसल, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो 0 होता है, माइनस ये भी आपका 0 बनेगा, है ना, और ऐसे ही आपका थर्ड भी 0 बनेगा। ठीक, तो ऐसा करने से सीधी आपकी जो पहली रो है वो क्या बन गई, 0, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0। इस बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है और हमें कांस्टेंट के को बताना है। ऑप्शंस में देखिए, सबसे पहले आपने एक इंटीजर वैल्यू को यूज़ करना है चेक करने के लिए। कहने का मतलब है कि हम 8/3 या 1/3 इनको चेक नहीं करेंगे, हमें 3 और -3 नज़र आ रहे हैं, हम उनको टारगेट रखेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, फिर से हम ऑब्जर्वेशन ही करेंगे। आप देखिए कि अगर a को 3 लिया जाए तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगी, ये। अब ये एक ऐसा फॉर्मेट है, पहले भी कई बार आ चुका है। इस फॉर्मेट में क्या होता है, हमेशा R1 प्लस R2 करते हैं तो वो बीच वाली रो के डबल से कैंसल हो जाता है माइनस करके। आप देख सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इससे पहली रो क्या बन जाएगी, 0। तो इसका मतलब k इक्वल्स टू 3 तो फाइनल हो गया, ये ऑप्शन हमारी दोनों नहीं होंगी। अब दूसरा क्या है, देखिए 8/3 को चेक करना पॉसिबल नहीं है इस तरह से, लेकिन एक ऑप्शन -3 है, इसे चेक किया जा सकता है। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर आप -3 रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0 नहीं बनेगा, है ना। हम अगर ये 0 नहीं बनेगा तो फिर हमारे लिए आंसर क्या बचा, ऑप्शन डी। अब ये 0 नहीं बनेगा, ये कैसे पता लगेगा, तो आपको इनको ऑपरेट करके देखना पड़ेगा। देखिए जब आंसर 0 बनते हैं तो डिटर्मिनेंट सीधा सीधा एक हिंट देती है कि मैं 0 क्यों हूँ, लेकिन यहाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। आप R1 R3 को जोड़ के देखें, R2 से रिलेट करें या कुछ भी करें, ये आपका 0 नहीं बनेगा। अगर ये 0 नहीं बनेगा तो हमें फिर ऑप्शन डी की ओर जाना है। अदरवाइज 8/3 निकालने के लिए आपको देखिए फिर वही एक्सपेंशन करना पड़ेगा और के में एक शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, उससे जाके 8/3 आएगा। तो हमें ऑब्जर्वेशन से ही आंसर को फाइंड करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो में से ओमेगा 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 कॉमन लीजिए, ओमेगा क्यूब आएगा जो कि 1 होगा, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 ओमेगा, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1। अब आप ये काफ़ी बार कर चुके हैं, आप चाहे तीनों रोज को जोड़ दीजिए, चाहे तीनों कॉलम्स को जोड़ दीजिए। रोज को जोड़ेंगे तो पहली रो 0 बनेगी और कॉलम को जोड़ेंगे तो पहला कॉलम 0 बनेगा, इसलिए ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0।
डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तीसरे कॉलम में कॉमन क्या रहा है, 2। पहले तो उसे बाहर निकालिए। अब देखिए, अब बड़ा इजी वे में दिख रहा है कि अगर आप C1 माइनस C3 करेंगे तो जो पहला कॉलम है उसके दो एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 0। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं हम पहले कॉलम के लिए, तो आंसर आपको यही नज़र आ जाएगा। देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, बाहर तो आएगा x-1 और x-3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, माइनस क्या आएगा, 10। ज़्यादा वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हमें x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, इस फैक्टर से 1। यही हमारा ऑप्शन में होगा। दूसरे से जो वैल्यू है वो मे भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी। कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं क्या आएगा, 3x-9 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 19, x इक्वल टू क्या आएगा, 19/3। तो जो भी पहली ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है या आप कहें कि ऑप्शन में है, बस उसे जल्दी से पिक कर लीजिए और आगे मूव कीजिए। ये क्वेश्चन कई जगह पे मिसप्रिंट है, तो मैंने इसमें एडिशन कर दिया है। एडिशन क्या किया है कि ये जो सेकंड रो में 4x³ है ना, यहाँ 45 लिखा हुआ था, तो मैंने उस 5 को हटा के ओनली 4 को रहने दिया। मिस्टेक क्वेश्चंस में फिर या तो टाइम लगता है या फिर आंसर आता ही नहीं है। ठीक, देखिए, तो वही ऑब्जर्वेशन मेथड रखेंगे हम। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। अब इसमें हमें तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, F1, F3, F5। इन तीनों को एक एक करके हम देखते हैं। अगर आप F3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए ये जो पहली रो है आपको सीधा सीधा नज़र आ रही है, ये 0 बनेगी। ऐसे ही अगर आप F5 फाइंड करेंगे तो ये जो सेकंड रो है ये भी आपकी क्या बन जाएगी, 0। आप चेक कर सकते हैं 0 बन रही है। यानी F3 और F5 क्या हुए, 0। इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, तीनों में ही या तो F3 है या F5 है, तो तीनों ही क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यहाँ F3 है, देख सकते हैं ये 0 होगा, यहाँ दोनों ही 0 हैं, और यहाँ F1 है, इसलिए तीनों क्या होंगे, 0। अब ऑप्शंस में से 0 आंसर कौन दे रहा है, ऑप्शन बी जो है वो F3 है, वो 0 आंसर दे रहा है, क्योंकि F1 के बारे में ना तो हमें पता ना ही हमने फाइंड किया। ऑब्वियस है कि तीनों तो 0 होंगे नहीं। ठीक, तो F3 आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 0 ऑप्शंस में से, और यहाँ भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यही हमारी ऑप्शन मैच होती है, बी। लॉग फंक्शन है, लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो डिजिट हैं वो क्या आ जाएंगी, जो पावर में है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। अभी में log e क्या आ रहा है, कॉमन, हालांकि log e की वैल्यू e बेस पर क्या होती है, आपकी 1 होती है। लेकिन चलो हमें फिलहाल इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम log e कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 2 3 2 3 4 3 4 5। यही वो पैटर्न था जो भी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में आया था कि अगर आप R1 प्लस R3 करेंगे और उसमें से 2R2 को अप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। इससे पहली रो क्या बन जाएगी, 0। तो ऑप्शन ए। एक लैंग्वेज है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कीजिए। पहले तो एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये एक डिटर्मिनेंट ली थर्ड ऑर्डर की, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा सिंबल दे रखा है, कुछ भी बोलिए इसे। अब ये कहा गया है कि अगर इसके हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, लीजिए कर दिया। अगर आप इसके हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए हम आंसर पर आते हैं सीधा कि क्या होगा।
बाहर कितनी बार 5 कॉमन आएगा? 3 बार। पहले पहली रो में से, फिर दूसरी रो में से, या फिर आप कॉलम में से भी ले सकते हैं। यानी या तो आप तीनों रोज में से कॉमन ले लीजिए या तीनों कॉलम्स में से। तो 3 बार जो बाहर क्या आएगा? 5 आएगा। यानी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? पहले वाली से 5 क्यूब हो जाएगी डेल्टा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया? 125। एफ एक्स गिवन है और एफ डैश एक्स के वैनिश होने की कंडीशन निकालनी है। अब वैनिश होने का क्या मतलब है कि जब एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। सबसे पहले एफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। C1 माइनस C2 कर दीजिए और C2 माइनस C3 कर दीजिए। पहली रो के लिए एक्सपेंड करते हैं। उससे पहले कॉमन ले लीजिए। पहले कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स। दूसरे कॉलम में 1 माइनस एक्स भी आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? 0 1 1 प्लस एक्स 0 1 ओनली एक्स 1 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो पहली रो के लिए एक्सपेंड करते हैं। जैसे एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, यानी ओनली क्या बचेगा? -1। तो रिजल्ट क्या बचा? -x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी? एफ एक्स की। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स का 1 और यू भी लगाया मैंने, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। एक्स का 1 ये उस टाइम कांस्टेंट, दूसरी बार एक्स कांस्टेंट। जब होल स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 माइनस एक्स और प्लस इसको क्या बना देगा? माइनस। ये माइनस का साइन, माइनस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।